जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG बाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत किए थे और इस सीरीज़ में हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। और ये जो हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील कर रहे थे। तो हम चलिए सबसे पहले हम लोग जहाँ तक प्रश्न को डील कर लिए थे उससे आगे की ओर चलते हैं। तो ये सभी सारे प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए थे और इससे आगे आज हम लोग देखेंगे। ये सभी प्रश्न हम लोग पढ़ लिए थे, कल ये पूरा डिस्कस हो गया था, ये भी हो गया था। आगे की ओर चलते हैं, जहाँ तक हो गया था जस्ट उससे आगे ही हम लोग आज बात करेंगे। छोड़ दो। देखिए, ये लास्ट प्रश्न था पिछले दिन कि भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है और हम लोग का आंसर क्या आया था? हुगली नदी। क्योंकि आपको पता है भारत में जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में बना है और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी 20 का सही आंसर आ गया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? यानी 1505 में पुर्तगाली वायसराय ने भारत में एक किला का निर्माण करवाया था और वो कौन सा किला था? तो वो था सेंट एंजेलो फोर्ट। कौन था? सेंट एंजेलो फोर्ट। यानी यहाँ पर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। ये कहाँ स्थापित किया गया था? केरल में। किसने क्या कराया था? पुर्तगालियों ने इस किला का निर्माण करवाया था। पुर्तगालियों ने। कहाँ? तो केरल में। कहता है कि इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने करवाया था। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा इस फोर्ट का, इस किला का निर्माण कराया गया था। पुर्तगालियों के बाद इस पर डच का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। जब ये निर्माण तो करवाया पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगाली के बाद इस किला पर कौन अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? डच। और डच के बाद इस किला को किसने अपने अंदर में ले लिया? तो वो अंग्रेज। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और अभी ये किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन ये किला सौंपा गया है। तो याद रखेंगे, ये जो अपना जो सेंट एल्गो फोर्ट जो है ये केरल के कन्नड़ नगर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने करवाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये पुर्तगाली थे। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था वो कौन सा युद्ध था? क्या एंग्लो मराठा युद्ध था? क्या एंग्लो मैसूर युद्ध था? क्या एंग्लो सिख युद्ध था? या एंग्लो बंगाल युद्ध था? मतलब भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा के लिए ब्रिटिश ने भारतीयों से बहुत युद्ध किया, लेकिन वो कौन सा युद्ध था जो युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा भारत में अपनी नियंत्रण को बढ़ावा के लिए नहीं लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो बंगाल युद्ध। कौन सा युद्ध? एंग्लो बंगाल युद्ध। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर है। और यहाँ कहा गया है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बंगाल युद्ध इसमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में प्लासी का युद्ध
हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ वो अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और इसमें किसका हार हुआ था? सिराजुद्दौला का हार हुआ था और अंग्रेज़ों का जीत हुआ था। आपसे यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनियों की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? क्या केवल सूती, केवल रेशम, केवल नायलॉन या सूती और रेशम? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आया था तो भारत सूती वस्त्र का भी निर्यातक था और रेशमी वस्त्र का भी निर्यातक था, और ये दोनों बहुत आरामदायक वस्त्र होता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती और रेशम, कौन सा? सूती और रेशम से बने मुलायम कपड़ों, मसालों, मोती आदि का निर्यात करता था। जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आया था उससे पहले भी भारत सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले और मोती के निर्यातक थे। आगे की ओर चलते हैं और आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान में स्थापित किया? 1600 से 1612 के बीच, 1641 से 1645 के बीच, 1701 से 1710 के बीच, 1721 से 1728 के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खुद को 1600 से 1612 के बीच में स्थापित किया था, और ये प्रश्न रेलवे NTPC 7 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट और स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और अगला रहा ये अपना प्रश्न, कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी? और ये भी NTPC 7 जून 2016 फर्स्ट शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दें कि ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। किस कंपनी के नाम से? जॉन कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या वो गोवा मुक्ति आंदोलन था? क्या वो गोवा असहयोग आंदोलन था? क्या वो गोवा शांति मार्च था? या गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। यानी गोवा मुक्ति आंदोलन ने ही गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये गोवा मुक्ति आंदोलन कब हुआ था। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, और यहाँ देखिए ये अगला प्रश्न कह रहा है कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों को स्थापित करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, किंग जॉन पंचम, किंग जॉन सिक्स्थ यानी छठम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट।
महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। और आपको पता है कल के डिस्कशन बताए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का यह व्यापार सिर्फ भारत और चीन तक ही सिमट कर रह गया था। यहाँ आप देख सकते हैं किसने दिया था, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। आगे की ओर चलते हैं और ये अपना अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न वैसे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि कभी कभी इसमें पूछ देता है। और पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो ये तो सबको पता होगा कि वास्को डी गामा 1458 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 1458 में भारत पहुंचा था। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 मई 98 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और तथा भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। इसी पर आधारित ये प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। कब? क्या 1488, 1489, 1499 या 1498? तो वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला यूरोपी कब था? तो 1498 में। 17 मई 1498 को भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री या यूरोपीय नाविक वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा पेशा से नाविक था। आगे चलिए, आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? क्या वो पांडुचेरी थी, सूरत थी, पटना थी या गोवा थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व ये पटना जो है यह क्या था? एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। वैसे इसमें स्टार लगा हुआ है, पटना होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।